बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। BA BSc लेक्चर नंबर 10। पीछे लेक्चर्स में बेटा हमने बात की थी ग्रीन रेवोल्यूशंस की, उसके डेफिनेशन, उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स की बात की थी। उसमें इकनॉमिक फैक्टर्स था, टेक्निकल फैक्टर्स थे, तो उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया और उनके बारे में सारी हमने बातें की। आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे कि इसके इम्पेक्ट्स क्या हैं, असरात, यानी कि सब्ज़ इनकलाब के असरात, इम्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के असरात जो मुस्बत हैं वो क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम बता चुके हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जदीद मशीनरी, अच्छे बीज, खाद, स्प्रे के इस्तेमाल से जो पैदावार में इजाफा हो उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन या सब्ज़ इनकलाब कहते हैं। यानी यूँ समझ लें कि मुल्क में अच्छी और बम्पर क्रॉप हो थ्रू टेक्नोलॉजी और बेटर सीड, हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी कि ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी, और खाद का इस्तेमाल और स्प्रे का इस्तेमाल से जो इजाफा हो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके इम्पेक्ट क्या है बेटा, पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इम्पेक्ट की, तो उसमें यूँ कह लें कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी पहले उसकी हेडिंग है कि पैदावार में इजाफा। जब 5 किस्म की क्रॉप जो थी उसमें गंदम, चावल, जवार, मकई, बाजरा वगैरह, इनके यानी कि मेरिकल्स सीड्स जो इंट्रोड्यूस करवाए थे अमेरिकन माहिर एक ज़राअत ने, तो उस वजह से हमने देखा कि हमारी जो वीट और राइस की जो फसल थी वो ज़्यादा हुई और वो तकरीबन 81 मिलियन टन से बढ़ के 212 मिलियन टन तक उसमें इजाफा हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन जो थी, पैदावार में इजाफा थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन हुआ। और इसी वजह से अगर हम यूँ कहें कि अगर कि काश्तकारी पुराने तरीक़ों से हल और बैलों से होती और पुराने बीज इस्तेमाल करते और उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ ना करते तो हमारी इतनी प्रोडक्शन मुमकिन नहीं थी। जो कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, डेवलप कंट्री की बात नहीं। गरीब ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, उनमें ये है कि इनके बेटर सीड की वजह से हमारी ये फसलें बेहतर हुई। दूसरा बेटा है साइंटिफिक कल्टीवेशन, जदीद तरीक़ा काश्त। जदीद तरीक़ा काश्त से मुराद ये कि जब काश्तकारी साइंटिफिक तरीके से होगी तो उसे वक्त बचता है। मसलन पहले जो लोग 10 घंटे काम करते थे, अब वही काम 2-3 घंटों में हो जाता है और फसल भी ज़्यादा काश्त होती है। आपने देखा होगा पहले बैलों से तकरीबन घंटे में 1 एकड़ 2 एकड़ काश्त होते थे, अब ट्रैक्टर की मदद से हम तकरीबन 10 एकड़ काश्तकारी, तकरीबन 10 एकड़ काश्त कर लेते हैं ज़मीन 1 या 2 घंटों में थ्रू ट्रैक्टर्स, जो कि पहले मुमकिन नहीं थी। उससे क्या होता है, वक्त की बचत होती है। जो वक्त बचता है उसको लोग फिर दूसरे कामों में, यानी यूँ समझे कारोबार में, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में सर्फ करते हैं, बजाय इसके कि वो सारा दिन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मुंसलिक रहें और अपना वक्त वहाँ ज़ाया करें। उससे मेहनत भी कम लगती है और वक्त की बचत भी ज़्यादा होती है। जब लेबर कम लगेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसका वक्त बचेगा तो उससे वो मुआशी और घरेलू काम काज में खर्च करेगा, उससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी और उसका लाइफस्टाइल भी चेंज होगा और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद है चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फसलों की पैदावारी निस्बत में तब्दीली। फूड क्रॉप इंक्रीज़ करेगी तो शॉर्टेज ऑफ फूड भी कम, यानी जो हमारी फूड क्रॉप जो है उसकी हमारी जो इजाफा होगा, जैसे वीट, राइस, दालें, ज्वार, बाजरा, मकई वगैरह, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो शॉर्टेज ऑफ फूड है वो कम हो जाएगी। यानी हमारी जो फसलें कम पैदा होती थी अब अपने गुजारे के अलावा हम एक्सपोर्ट भी करने के काबिल हो सकते हैं। कैश क्रॉप मैंने कहा था, वीट एंड राइस मेजर कैश क्रॉप हमारी, फूड क्रॉप हैं। और जो कैश क्रॉप है हमारी वो है कॉटन, तंबाकू, शुगर केन, ऑयल सीड्स वगैरह जो है ना वो हमारी सारी कैश क्रॉप हैं।
तो इस टेक्नोलॉजी फसलों की पैदावारी निस्बत में तब्दीली का मतलब ये हुआ कि हमने कैश क्रॉप, फूड क्रॉप, जो मेजर क्रॉप की तरफ हमने ज़्यादा फोकस किया एज़ कम्पेयर टू माइनर क्रॉप। जैसे उसमें पिछली बल्कि इस साल की बात हम करें तो उसमें दालें और चावल की तरफ हमारा रुझान कम हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादातर बड़ी क्रॉप्स जो उनको काश्त करते हैं उसमें नए बीज और टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ होती है। तो लिहाजा जो निस्बत थी हमारी चेंज इन प्रोडक्शन की वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई है और वो मेजर क्रॉप्स की तरफ आ गए हैं बजाय के माइनर क्रॉप्स की तरफ। मेजर क्रॉप यानी कि बड़ी फसलें जो हैं जो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकती हैं, ज़्यादा हमें फॉरेन एक्सचेंज दे सकती हैं, जो फार्मर की इनकम में इजाफा कर सकती है, वो हम काश्त करते हैं एज़ कम्पेयर टू माइनर क्रॉप काश्त करें। चेंज इन, अगला है चेंज इन क्रॉप रोटेशन, फसलों की गर्दिश में तब्दीली। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके साथ ही बेटा मैंने बताया भी था कि मल्टीपल क्रॉप मतलब एक की बजाय एक के बाद एक, तो साल में कई फसलें काश्त करते हैं क्योंकि उसमें टनल फार्मिंग आ गई है, लोग यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यूज़ करने लगे हैं और पूरा साल वो फसलें काश्त करते हैं। एक साल में 2-3 फसलें ले लेते हैं। डेवलप कंट्री में, अमेरिका वगैरह में तो गंदम की भी 2-3 फसलें लेते हैं साल में, मगर हमारे यहाँ फ़िलहाल फसल गंदम की तो एक ले रहे हैं, मगर उसमें मल्टीपल क्रॉप आ गया। मल्टीपल क्रॉप का मतलब ये हुआ कि एक ही ज़मीन में एक ही वक्त में 3 फसलें काश्त कर लें और पहले एक की प्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके नीचे दूसरी पैदा हो जाती है, उसको काट लेते हैं, फिर तीसरी। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले गन्ना, प्याज, तंबाकू, धनिया वगैरह काश्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले गन्ना बड़ा हो जाता है तो उससे प्याज निकाल लेते हैं, उसके बाद जनाब तंबाकू निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब है मल्टी क्रॉप और मुख्तलिफ मेज क्रॉप्स वो काश्त करते हैं, जिससे एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब, इजाफा का मतलब ये हुआ कि हमारा इनकम लेवल बेहतर होता है। जब फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होगा, हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है बैलेंस कर जाएगी, या बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी बेहतर होगी, तो उसके पाकिस्तानी इकॉनमी पे भी अच्छे असरात पड़ते हैं, यानी कि फसलों की गर्दिश में तब्दीली से। उसके बाद है बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये हम पहले ही बात कर चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लाजिम व मलजूम है, यानी कि कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बगैर और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बगैर चल नहीं सकती, क्योंकि दोनों सेक्टर एक दूसरे से अटैच हैं। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, उसमें इजाफा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। और मैंने कहा था कि जब हमारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का सारा एग्रीकल्चर से आता है, जब रॉ मटेरियल इजाफा होता है तो इंडस्ट्री सेक्टर हमारा प्रमोट करता है। उससे क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल की बजाय हम यानी प्रोडक्शन क्रॉप्स की बजाय हम उसमें फिनिश्ड गुड्स या चीज़ें बना के इंडस्ट्री बेस पे भेजते हैं, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हमारी बेहतर हो सकती है। और जब इंडस्ट्री डेवलप करती है तो पूरे इकॉनमी पे बेहतर असरात पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। लिहाजा इंडस्ट्री को प्रमोट ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग बेटा चेंज इन एटीट्यूड। ज़ाहिर है जब पैसा आता है तो इंसान की सोच, एटीट्यूड, लोगों का रवैया, लोगों के तरीक़ाकार, लोगों का रहन सहन, लोगों के अंदाज बदल जाते हैं। लिहाजा उसमें क्या होता है कि लोग किस्मत और दकियानुसी सोच और कुदरत की बजाय पैसे की बात करते हैं, फिर पैसे को फोकस करते हैं और पैसे की बेस पे वो दीगर कारोबार, दीगर सेक्टर्स में अपना पैसा लगाते हैं। तो उसमें चेंज इन एटीट्यूड का मतलब रवैयों में चेंजिंग आती है, मॉडर्न चेंज आ जाती है, थिंकिंग चेंज आ जाती है लोगों में पढ़ाई का, स्टडी का रुझान बेहतर हो जाता है। लोग आईटी की तरफ आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लोग मशीनरी यूज़ करते हैं जिसमें बायोकेमिकल और मैकेनिज़्म और फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, मशीनी काश्त की तरफ चले जाते हैं। लोगों की सोच बेहतर होती है जबकि उनके पास पैसे हों। जब पैसा आएगा, पैसा कब आएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन, सब्ज़ इनकलाब की वजह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि लोगों में पैसे की रवानी होती है, तो उससे उनकी सोच भी बदल जाती है। पुराने तरीके की बजाय वो मॉडर्न तरीक़ों पे बेस करते हैं। उसके बाद है पैकेज प्रोग्राम। सब्ज़ इनकलाब एक पैकेज प्रोग्राम का ही नाम है, क्योंकि बाज़ लोग इसको पैकेज के तौर पे डील करते हैं, जैसे न्यू सीड्स, न्यू पेस्टिसाइड, न्यू टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ न्यू यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल के बजाय टरबाइन यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो पैकेज के तौर पे इन्हें लेते हैं, और पैकेज के तौर पर जब उसे लेंगे वो ज़ाहिर है उससे उनके फ़ायदे और उसके एडवांटेजेस उनके ज़्यादा मिलते हैं, और उससे
एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रमोट करता है और साथ ही अदर सेक्टर जो उससे अटैच हैं, जो सेक्टर जो एग्रीकल्चर से, वो भी प्रमोट करते हैं, उससे तरक्की होती है और उससे खुशहाली के चांस बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद बेटा है इकनॉमिक स्टेबिलिटी। इकनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि मौशी इस्तेहकाम इन डेवलपिंग कंट्रीज इज़ इकनॉमिक डेवलप्ड, अदर सेक्टर आल्सो डेवलप। जब इकनॉमिक कंडीशन, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, आपकी मौशी इस्तेहकाम, सबसे बड़ी बात यही है कि किसी इंसान की या किसी मुल्क की स्टेबिलिटी, उसकी बेहतरी, उसकी अच्छाई, उसका इस्तेहकाम, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर है। इकनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी होगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, मौशी इस्तेहकाम होगा, तो उसका माशरे में भी, दुनिया में भी और हर जगह उसकी पजीराई होगी, उसे माना जाएगा। लिहाजा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ इकनॉमिक स्टेबिलिटी हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारी मौशी इस्तेहकाम हुआ और मौशी तौर पे हम बेहतर हुए, जिससे दुनिया में नाम जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ग्रीन रेवोल्यूशन से ही लोगों में शऊर के साथ साथ इनकम में भी लोगों के इजाफा हुआ है। उसके बाद इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट का लास्ट वन है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी में इजाफा। ज़ाहिर है जब इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज़ करेगी तो उसके सब सेक्टर भी प्रमोट करेंगे और इंक्रीज़ कर जाएंगे। मतलब उसमें हमने कहा था लाइफ स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, जो सब सेक्टर हैं उसके, उनमें इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ कर जाती है। और उसमें सबसे मेजर जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो फार्मिंग तो है ही है, नॉन फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। उसमें नॉन फार्मिंग मैंने कहा था फिशरीज़ है, फॉरेस्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, दूध और गोश्त की पैदावार के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ़िश फार्म बनाते हैं। तो लिहाजा इसकी इन्वेस्टमेंट तब होगी जब हमारे पास उसका नाउ हाउ, नॉलेज होगा, हमारे पास उसके यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, हमारे पास नॉलेज होगा और उसके साथ साथ हमें इतना पैसा भी हमारे पास हो कि हम उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, ताकि उससे हमारी बेहतर गुज़रोकात हो सके। लिहाजा ये टॉपिक हमारा था ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा बेटा, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो इसकी तकरीबन बनती है 4, 5, 6, 7, 8 हेडिंग बनती हैं। ये अलग से सवाल बनता है ग्रीन रेवोल्यूशन के। पहले मैंने बताया ग्रीन रेवोल्यूशन के डेफिनेशन, कंसेप्ट और उसके फैक्टर्स। फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें की थी, उससे मुंसलिक बातें की सारी। आज हम इम्पैक्ट की बात कर रहे थे। तो इसमें ये टॉपिक आपने अपने तौर पे देखना है, फोकस करना है। और ख़ास तौर पे मैं बार बार कहता हूँ आप लेक्चर बेटा लिया करें, क्योंकि उससे आपकी अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता है। लेक्चर लेना ज़रूरी है। आप घर में रहते हैं तो लेक्चर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका भी नुकसान है और आपकी जब अटेंडेंस का प्रॉब्लम होगा तो आपका एडमिशन के टाइम भी प्रॉब्लम होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़।